सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बहुत करीब आ चुका है। आर ओ भी लगा हुआ है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आने की 100% चांसेस बन रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो कि काफ़ी एक तरह से कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप इसको 1.5x पे लगा के देखेंगे तो आपको आपका जो टाइम है वो बचेगा। तो पहले का आंसर क्या होगा आपको बताना है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। दूसरा, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो पहले का जो विकल्प है वो 1 और 2 दोनों सही है आपका, यानी पहला विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी आपका सही है। अब थोड़ा सा बात करें तो लाल सागर एक शुष्क क्षेत्र है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। लाल सागर में कोई बड़ी नदी नहीं बहती है। इसके आसपास की जो अधिकांश भूमि है वो आपको मरुस्थलीय मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को इंगित करता है? तो दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ऑफकोर्स कॉन्गो बेसिन, ठीक है। कांगो बेसिन जो है वो विश्व स्तर पर एक कांगी नहीं है, कांगो है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना। तो जो कांगो बेसिन है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जिसमें पर्याप्त कार्बन भंडार है। अगर ये बाधित होता है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र संभावित रूप से वातावरण में कार्बन की महत्वपूर्ण मात्रा जारी कर सकता है जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। आपके सामने कुछ राज्य दिए हुए हैं जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। यानी इनमें पूछा है कि किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और दूसरा मिजोरम में मिलेगा, ठीक है। अब देखें तो ऐसे होते हैं सदाबहार वन जो अच्छी तरीके से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें जमीन के करीब होती हैं और झाड़ी और लताओं से ढकी होती हैं। इन जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने, फूलने और फलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यानी ऐसे जंगल जो है जो पूरे साल भर हरे भरे दिखाई पड़े तो आर्द्र सदाबहार वन कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे वन मिलते कहाँ पर हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक की वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत वार्षिक तापमान के साथ उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, हर दिन कमोबेश एक जैसा होता है। समुद्री पवन के साथ सुबह साफ और उपयुक्त दिखाई देती है, धूप युक्त होती है। जैसे ही सूरज आसमान में आगे बढ़ता है गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं, फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है, लेकिन बारिश जल्दी समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय, ठीक है। यानी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है यहाँ पर वार्षिक वर्षा अधिक होती है क्योंकि लगभग हर दिन बारिश होती है। तापमान वर्ष भर स्थिर रहता है। तापमान सीमा आमतौर पर केवल कुछ डिग्री तक ही सीमित होती है, कोई ऋतु नहीं होती है। हर दिन कमोवेश एक ही जैसा होता है। सुबह समुद्री पवन के साथ साफ और धूप युक्त होती है। जैसे ही सूरज आसमान में आगे बढ़ता है गर्मी बढ़ती है, काले बादल बनते हैं और फिर गरज और बिजली के साथ बारिश होती है, लेकिन बारिश जल्दी समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न आपके सामने बताना है आपको। पांचवे का जो राइट आंसर है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्ट विशेषता है? तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मानसून जलवायु, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसून जलवायु की विशिष्ट विशेषता है। मानसून जलवायु की पहचान प्रमुख पवन प्रणाली से की जाती है जो मौसमी रूप से अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। भूमध्य रेखीय जलवायु ये गर्म आर्द्र जलवायु है। ये पूरे वर्ष समान रहती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा अमेजन, कांगो, मलेशिया और ईस्ट इंडीज के निचले इलाकों में पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर पांचवे का सी हो गया। छठा आपका हो गया कि जल के ह्रास को रोकने के लिए, जल के पतन को रोकने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा या से पत्ती रूपांतरण होता है? तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यानी 1, 2 और 3, यानी कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण या कोई पर्ण नहीं, पर्व के स्थान पर कांटे।
यानी मरुस्थलीय जो पौधे हैं वो ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम जल ह्रास करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, या वह कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सातवां देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु चरम है, वर्षा न्यून है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बारे में बात करी जा रही है। तो सातवें का जो विकल्प होगा ये आपका बी होगा, मध्य एशियाई स्टेपी। ये एक स्टेपी एक शुष्क घास का मैदान होता है। स्टेपी समशीतोष्ण जलवायु में होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच होते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों में अलग अलग मौसमी तापमान परिवर्तन होते हैं, जिनमें ठंडा शीतकाल और उष्ण ग्रीष्मकाल होता है। यहाँ जलवायु चरम होती है, वर्षा कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे। स्टेपी का सर्वोत्तम वर्णन है, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध देहाती और शिकारी जनजाति मंगोल थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जो कि जिसको स्टेपी कहा जाता था, वहाँ पर ये लोग रहते थे। दुनिया में सबसे बड़ा अगर देखा जाए समशीतोष्ण घास का मैदान तो यूरेशियन स्टेपी है, जो हंगरी से लेकर चीन तक फैला हुआ है। यूरेशियन जो स्टेपी है ऐतिहासिक रूप से यात्रा और व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका समतलीय विस्तारण एशिया और यूरोप के बीच एक आदर्श मार्ग भी उपलब्ध कराता है। तो सातवें का राइट आंसर आपको बी होगा। चलो आगे चलते हैं। आठवें का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखीय वनों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी अगर देखें भूमध्य रेखीय वन तो एक सतत बितान बनाने वाले पादप शिखरों के साथ लंबे निकट रूप से अवस्थित वृक्षों की उपस्थिति, बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व, अधिपादप जिसको एपीफाइट्स की कई किस्मों की उपस्थिति। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ, 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑफकोर्स इसका राइट आंसर डी होगा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो विशिष्ट नम और सूखे मौसमों के कारण सवाना की जलवायु में पूरे वर्ष उच्च तापमान लगभग 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी विशेष तरह से दिखती है। साल के किसी भी महीने में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। सवाना जलवायु तापमान के संबंध में भूमध्य रेखीय जलवायु के समान है, लेकिन तापमान की वार्षिक सीमा 3 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच भूमध्य रेखीय जलवायु की तुलना में अधिक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है आपके सामने, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, केवल एक। क्या हो सकता है अगर अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के बारे में बात करें तो ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। क्लियर। चलो तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 10 में लगभग मैंने 4-4, 5-5 और करा दी, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन हो गए। इसको आप लोग शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छे कंटेंट और मोटिवेशन और एनर्जी के साथ में लेके आता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।